भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। वो था गुप्त साम्राज्य का समय। आज हम उसी की कहानी में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपने गोल्डन एज तक पहुंचता कैसे है? और जानते हैं इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से मिलता है। किसी भी सुनहरे दौर की चमक को सही मायने में समझने के लिए जरूरी है कि पहले उस अंधेरे को देखा जाए जिससे वो चमक निकली थी। सोचिए, एक वक्त था जब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और अशोक का विशाल साम्राज्य पूरे भारत पर छाया हुआ था। लेकिन जब वो साम्राज्य ढह गया तो क्या हुआ? भारत की जमीन पर एक तरह का सन्नाटा छा गया। देश छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों में बंट गया। हर तरफ एक बेचैनी थी, अस्थिरता थी। और ठीक इसी उथल पुथल और अंधेरे के बीच इतिहास में एक छोटी सी लौ जली, एक उम्मीद की किरण। इस लौ का नाम था श्रीगुप्त, जिन्होंने करीब 275 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी। शुरुआत बहुत मामूली थी, लेकिन ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि ये छोटा सा वंश आखिर इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? चलिए इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, शुरुआती गुप्त राजाओं ने सिर्फ तलवार के दम पर ही सब कुछ नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कूटनीति। और फिर मंच पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, एक ऐसे शासक जो रिश्तों को हथियार बनाना जानते थे। उनका सबसे बड़ा और सबसे शानदार कदम था लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से शादी करना। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, ये एक रणनीतिक गठबंधन था जिसने नए नवेले गुप्त वंश को सदियों पुरानी वैधता और जबरदस्त ताकत दी। और फिर 319 ईस्वी में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, गुप्त संवत की शुरुआत। ये एक तरह से दुनिया को बताने जैसा था कि देखो, भारत में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है। और जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे समुद्रगुप्त को साम्राज्य को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। समुद्रगुप्त एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ तो वो एक महान विजेता थे जिसने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के 9 राजाओं और दक्षिणापथ यानी दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। उनकी इन जीतों का पूरा ब्यौरा हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, जो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा है। ये एक तरह से उनके जमाने की सीधी रिपोर्टिंग है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। यही योद्धा राजा कला का इतना बड़ा कद्रदान था कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक हाथ में तलवार, दूसरे में वीणा। उनकी सैन्य प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। ये एक छोटी सी उपाधि उनकी पूरी सैन्य ताकत और रणनीति को बयां कर देती है। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जिसे असल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। लेकिन उनकी गद्दी पर बैठने की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त राजा बने। लेकिन साम्राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। शक आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और रामगुप्त एक कमजोर राजा साबित हुए। उन्होंने जो किया वो इतिहास में एक शर्मनाक घटना मानी जाती है। अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ने के बजाय वो अपनी ही पत्नी रानी ध्रुवदेवी को दुश्मन शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ये अपमान रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक बहुत ही साहसी और अविश्वसनीय योजना बनाई। वो खुद रानी का भेष धरकर पालकियों में अपने सबसे बहादुर सैनिकों को छुपाकर सीधे दुश्मन के कैंप में जा पहुंचे। और वहां उन्होंने शक राजा को मार डाला, रानी के सम्मान की रक्षा की और फिर वापस आकर अपने कायर भाई को गद्दी से हटा दिया और खुद राजा बन गए। और यहीं से शुरू होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का महान शासनकाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में भारत था कैसा? इसका सबसे सटीक ब्यौरा हमें एक बाहरी शख्स से मिलता है जो उस समय भारत आया था, चीनी यात्री फाहियान। वो लिखते हैं कि लोग खुशहाल थे, कानून नरम थे, सजाएं हल्की थीं और हर तरफ धर्म और शांति का माहौल था। और जब देश में ऐसी शांति और समृद्धि हो तो क्या होता है? ज्ञान और कला का विस्फोट होता है। विज्ञान में देखिए, आर्यभट्ट ने यूरोप से करीब 1000 साल पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साहित्य में कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे जो आज भी दुनिया भर में सराहे जाते हैं। और वास्तुकला, अजंता की गुफाओं के वो अद्भुत चित्र और दशावतार मंदिर, यहीं से क्लासिकल भारतीय मंदिर शैली की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और बड़ी खासियत थी कि उन्होंने अपने दरबार में उस समय के सबसे बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा किया था, जिन्हें नवरत्न या 9 रत्न कहा जाता था।
इनमें कालिदास जैसे महाकवि थे, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और धन्वंतरी जैसे महान चिकित्सक। मतलब हर फील्ड के जीनियस एक ही जगह पर। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। इस सुनहरे दौर पर भी धीरे धीरे ग्रहण लगने लगा था। हालांकि पतन शुरू होने से ठीक पहले इस साम्राज्य ने दुनिया को एक आखिरी बेशकीमती तोहफा दिया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसने आने वाली कई सदियों तक पूरे एशिया को रास्ता दिखाया। ज्ञान की लौ तो जल रही थी, लेकिन उत्तर से एक तूफान भी करीब आ रहा था। और अब साम्राज्य पर बाहरी खतरों के बादल मंडराने लगे थे। जो आखिरी महान गुप्त शासक हुए, स्कंदगुप्त, उनका पूरा शासनकाल हूणों के भयानक हमलों से लड़ते हुए बीता। इन लड़ाइयों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी, उसके सारे संसाधन खत्म कर दिए। तो करीब 570 ईस्वी आते आते गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा तो बिखर गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक अंत था, या फिर साम्राज्य की असली विरासत तो यहीं से शुरू हो रही थी? और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, राजनीतिक साम्राज्य तो खत्म हो जाते हैं, नक्शे बदल जाते हैं, लेकिन जो विचार होते हैं, जो खोज होती है, वो कभी नहीं मरती। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये साफ हो जाता है। स्कंदगुप्त ने शुरू में हूणों को हराया जरूर, लेकिन हमले बढ़ते गए, साम्राज्य की सीमाएं कमजोर होती गईं और आखिर में ये महान साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। तो आखिर गुप्तकाल ने दुनिया को क्या दिया जो आज भी हमारे साथ है? विज्ञान में आर्यभट्ट का वो क्रांतिकारी सिद्धांत कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसकी कहानियों में दी गई सीख इतनी सार्वभौमिक थी कि ये बाइबल के बाद इतिहास में सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली किताब बन गई। और कला में मंदिर बनाने की वो शैली जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय कला की पहचान को गढ़ा। और आखिर में इतिहासकार ए.एल. बार्नेट की ये बात सब कुछ कह देती है। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लीस के युग का है। ये एक ऐसा दौर था जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए कुछ न कुछ दिया।